नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो लगभग 1000 साल तक चला और जिसने हमारे समाज, धर्म और राजनीति की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। ये वो समय था जब भारत की वो बुनियाद रखी गई जिस पर आज भी बहुत कुछ टिका हुआ है। तो ये कहानी है करीब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की। और इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला शुरुआती या ऋग्वैदिक काल और दूसरा बाद का यानी उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1000 ईसा पूर्व, वो साल जब चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक ऐसा समाज जो कभी कबीलों में रहता था, वो सिर्फ 1000 साल में इतना पूरी तरह से कैसे बदल गया। चरवाहों से किसान बनने का और कबीलों से बड़े बड़े राज्य बनने तक का ये सफ़र आखिर हुआ कैसे? यही है इस दौर की सबसे दिलचस्प कहानी। तो चलिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इस महान बदलाव से पहले यानी शुरुआती वैदिक काल में जिंदगी आखिर थी कैसी। अच्छा, इस दौर के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स है वेद। वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। ये वो पवित्र ग्रंथ हैं जो हजारों सालों तक लिखे नहीं गए, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए। इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं, मतलब जो सुना गया है। तो उस शुरुआती दौर में जिंदगी कैसी थी? देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार खेती नहीं बल्कि पशु थे, खासकर गायें। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। समाज जन यानी कबीलों में बटा हुआ था और लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे, घूमते रहते थे। और हाँ, एक वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वो जन पर नहीं बल्कि काम पर आधारित थी। मतलब ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था। और जो राजा होता था वो भी आज के राजाओं जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे राजन कहा जाता था और उसकी शक्ति पर कोई लगाम नहीं थी, ऐसा नहीं था। कबीले की कुछ समितियां होती थी, जैसे सभा और समिति, जो राजन की शक्तियों पर कंट्रोल रखती थीं। एक तरह से कहें तो ये एक ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां कबीले के लोगों की भी चलती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था। 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, अपने साथ एक जबरदस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव लेकर आया। शायद जो सबसे बड़ा और दुखद बदलाव आया वो था महिलाओं की स्थिति में। सोचिए, कहाँ शुरुआती दौर में घोषा और अपाला जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं वेदों के मंत्र लिख रही थीं, सभाओं में हिस्सा ले रही थीं और अपना जीवन साथी खुद चुन सकती थीं। और कहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते उन्हें इन सारे अधिकारों से दूर कर दिया गया। यहाँ तक कि बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी आम होने लगीं। तो इस पूरे सामाजिक बदलाव के केंद्र में क्या था? वो थी वर्ण व्यवस्था। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, और इसके तहत समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। और इस वर्ण व्यवस्था को एक तरह की धार्मिक मान्यता मिली ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, जिसे ज्यादातर विद्वान बाद की रचना मानते हैं। इसमें कहा गया कि ये चारों वर्ण एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा हुए हैं। इस एक विचार ने समाज के ढांचे को एक दैवीय स्वीकृति दे दी, मतलब इसे भगवान की बनाई हुई व्यवस्था मान लिया गया। और बस यहीं से जो व्यवस्था पहले फ्लेक्सिबल थी वो अब रिजिड होने लगी। जो वर्ण पहले काम पर आधारित था वो अब जन पर आधारित हो गया। मतलब जो जिस वर्ण में पैदा हुआ वो उसी में रहेगा। समाज में ऊंच नीच की भावना मजबूत होती गई और धीरे धीरे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की सोच भी पनपने लगी। और इतना ही नहीं, इसी दौर में गोत्र सिस्टम भी सामने आया। इसके तहत एक ही गोत्र के लोग, यानी जो खुद को एक ही पूर्वज का वंशज मानते थे, वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। इस नियम ने समाज को और भी ज्यादा ढांचों में बांध दिया। लेकिन कहानी सिर्फ सामाजिक बदलावों की नहीं है। ये सारे बदलाव, मतलब अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जीवन का हर पहलू बदल रहा था। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, और वो था लोहा। शुरुआती दौर में तांबे का इस्तेमाल होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज हुई, एक क्रांति आ गई। लोहे के मजबूत हल और कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना और बड़े पैमाने पर खेती करना मुमकिन हो गया। और अब दौलत का पैमाना जानवर नहीं बल्कि जमीन बन गई। अब देखिए ये सब कैसे जुड़ा है। लोहा आया, खेती बढ़ी,
तो लोग एक जगह पे बसने लगे, और जब लोग बसने लगे तो क्या हुआ? छोटे छोटे कबीलाई जन अब बड़े बड़े जनपदों में बदल गए, जिन्हें हम छोटे राज्य कह सकते हैं। राजा का पद भी अब चुनाव से नहीं बल्कि वंश से तय होने लगा, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजा अब राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। और इन बड़े बड़े यज्ञों का असर धर्म पर भी पड़ा। शुरुआती दौर में इंद्र और अग्नि जैसे प्रकृति से जुड़े देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन अब यज्ञ बहुत ही जटिल और खर्चीले हो गए, जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण पुजारी ही करवा सकते थे। इससे समाज में उनका महत्व और दबदबा दोनों बढ़ गया, और साथ ही प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता और विष्णु यानी पालनहार जैसे नए देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो ये थी कहानी उस 1000 साल के जबरदस्त बदलाव की। पर सवाल ये है कि इस दौर ने पीछे क्या छोड़ा, इसकी लेगेसी क्या है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस दौर की सबसे बड़ी विरासत तो हैं हमारे 4 वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, उसमें देवताओं की स्तुति में भजन है। सामवेद में उन्हीं भजनों को संगीत के साथ गाने की विधि है। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम और मंत्र हैं, और अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें जैसे जादू टोना और बीमारियों के इलाज के मंत्र हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब एक तरफ ये बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई तरह की सोच भी जन्म ले रही थी। ये सोच हमें मिलती है उपनिषदों में। उपनिषदों ने बाहरी कर्मकांडों के बजाय अंदर के ज्ञान पर जोर दिया। आत्मा क्या है, ब्रह्म यानी ये परम सत्य क्या है, इन सवालों ने भारतीय दर्शन को एक नई और गहरी दिशा दी। तो आखिर में वैदिक काल सिर्फ इतिहास का कोई पुराना चैप्टर नहीं है, ये वो दौर है जिसने उन सामाजिक व्यवस्थाओं, धार्मिक परंपराओं और दार्शनिक सवालों को जन्म दिया जो आज भी हमारे समाज और हमारी सोच का एक अहम हिस्सा हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि करीब 3000 साल पहले जन्मे ये विचार आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं।